Hello students, you all are welcomed in our session of Mughal Empire Part 1A. 1A क्या है? क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखा है थ्योरेटिकल पार्ट और आपके इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो पार्ट 1A और B में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे मुगल एम्पायर का, और जो भी हम लोग पार्ट 1A और B में पढ़ेंगे उसे हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में अपने एमसीक्यूज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन पार्ट 1A ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल वंश का। मुगल वंश के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, अगर आपने कभी भी बचपन से हिस्ट्री पढ़ी हो, या फिर अगर मैं कहूं कि कंपटीशन के लिए या किसी भी तरीके का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट प्ले करता है मुगल एम्पायर। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो 1526 से लेकर 1858 तक, यानी कि लगभग 400 साल तक ये पूरा आपका शासन चलता रहा। किसका? मुगल एम्पायर का। तो इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा कहा जाए एक पोर्शन, या कहें कि एक लंबा समय जो है वो मुगल एम्पायर का गुजरता है, और जिसके बारे में अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा रहती है हमेशा, क्योंकि मुगल एम्पायर के दौरान स्थापत्य कला में भी काफी इंक्रीज देखने को मिला, और साथ ही साथ कई तरीके के बैटल्स, और ये सब हमारे एग्जाम का पार्ट भी बनते हैं। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार होते हैं। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे कि मुगल एम्पायर की नींव कैसे पड़ी, मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ, इन सब चीजों पे हम आएंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट 1A में सबसे पहले हम शुरू करेंगे जहां पे हमने खत्म किया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ था आपका? अगर कहा जाए फॉर्मली उसकी जो शुरुआत हुई वो आपकी 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उसकी नींव रखी गई, और खत्म होता है इब्राहिम लोदी पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लोदी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी इसलिए बनी क्योंकि मुगल एम्पायर आ चुका था। तो चलिए देखते हैं मुगल एम्पायर आने के बाद मुगल एम्पायर था कहां। तो इस पहली ही स्लाइड में आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो लाइट वाला पोर्शन है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ आपको, आपके लिए। ये देखिएगा, ये वाला जो लाइट वाला पोर्शन है ये सब आपका मुगल एम्पायर है। अब इसमें आपका मंगोल से लेकर, मंगोल के भी कुछ क्षेत्र हैं आपके, अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र है, पाकिस्तान है, काबुल, कांधार, ये सब अफगानिस्तान में आपके आते हैं। इधर उज्बेकिस्तान है आपका, है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, यानी पूरा अखंड भारत, ये पूरा का पूरा मध्य एशिया लगभग देखा जाए तो ये मुगल एम्पायर का यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जाए आधिपत्य रहा। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो दक्षिण की तरफ इनको विजय जो है वो बहुत कम मिली, और जो दक्षिण भारत की तरफ जो विजय आपको दिख भी रही है वो विजय कहीं ना कहीं किसकी वजह से मिली थी? औरंगजेब की वजह से। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो कहा जाए कि साम्राज्य था वो अपने भाइयों से तो औरंगजेब की बनती नहीं थी, इस वजह से उत्तर का राज्य तो औरंगजेब को नहीं मिला। इसी कारण औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ विजय करना स्टार्ट किया, यानी कि विजय बहुत सारी हासिल की, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था, जो एक्सपेंशन था, वो आपका इंक्रीज हुआ दक्षिण भारत तक। तो ये एक अगर देखा जाए ओवरव्यू, आप ओवरव्यू की तरह ले सकते हैं कि यहां से यहां तक पूरा ये मुगल एम्पायर का पूरा एक्सपेंशन था। अब ये एक्सपेंशन हुआ कैसे, कैसे हमारे देश में आ गए, कैसे? भारत का इतिहास तो इतना पुराना है, कैसे मुगल साम्राज्य आ गया? और आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कोई बहुत पहले से नहीं है, 1526 से, यानी कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी। तो चलिए देखते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो जो हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1526 से इनकी फाउंडेशन रखी जाती है, यानी कि एक तरीके से नींव पड़ती है पानीपत के प्रथम युद्ध से, और इसको दो सेक्शंस में हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड जो हो रहा है वो 1707 में हो रहा है, 1707 एडी। मैंने ये क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, 1526 से एडी से स्टार्ट हो रहा है और 1707 एडी में खत्म हो रहा है। लेकिन क्या यहीं तक है? आप सोच रहे होंगे फिर 1858 कहाँ गया, 1857 कहाँ गया? तो 1857 की क्रांति तक मुगल एम्पायर के बादशाह बने हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए कि मुगल एम्पायर की शाख में या फिर उनके राज्य के विस्तार में, तो विस्तार उनका सिर्फ 1707 तक होता रहा।
उसके बाद यूरोपियन कंपनीज के अराइवल के बाद यानी उनके आगमन के बाद क्या हुआ, लगातार मुगल अंपायर में डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि 1857 में फाइनली पूरी तरीके से मुगल अंपायर को जिसने खत्म कर दिया उस डिक्लाइन ने। और ये किसकी वजह से हुआ था, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का भारत में ट्रेड के उद्देश्य से आना। तो यहाँ पर जो भी शासन में था सबसे पहले अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया। तो मुगल अंपायर का पतन 1707 के बाद से ही शुरू हो चुका था। हालांकि अभी हम आपको बीच में बताएंगे कि इनका आगमन कैसे हुआ, आखिर इनको आने का न्योता भी इन्होंने ही दिया, उनको छूट भी इन्होंने ही दी। ठीक है, तो चलिए हमें यानी कि दो सेक्शंस में पढ़ना होगा। पहले 1526 से 1707 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1707 से लेकर 1857। लेकिन 1707 से लेकर 58 के बीच में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा खास उपलब्धियां रही नहीं। जो हमारा इतिहास था वो ज्यादातर अंग्रेजों के ही आसपास, ब्रिटिश इंडिया के ही आसपास पूरी तरीके से घूमता है। इस वजह से मुगलों का यहाँ पे थोड़ा सा शासन या फिर कहीं इतिहास में जो भी प्रमुख बातें हैं वो कम देखने को मिलती हैं। तो कुछ राजाओं के बारे में हम जानेंगे, कुछ युद्धों के बारे में इसके बारे में जानेंगे जो कि बेसिकली अंग्रेजों से ही थे। ठीक, लेकिन आज के सेशन में हम शुरू करते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी। तो मुगल साम्राज्य का जो आधिपत्य था, आधिपत्य होने के बाद उन्होंने जो अपना प्रतीक बनाया या फिर कहीं जो अपना झंडा बनाया वो कुछ इस तरीके का था। उसमें दो चीजें मेंशन थी, एक तो शेर, और बब्बर का मतलब ही होता है, बब्बर का मतलब है शेर। तो बाबर का जो नाम रखा गया था बाबर, वो इसी वजह से रखा गया था। ठीक, क्योंकि बाबर ने 12 साल की ही उम्र में अपना राज्य संभाल लिया था, जब पहला राज्य उसे सौंपा गया था और अविजित भी रहा भारत में भी, तो बाबर नाम दिया गया था। और तो इसीलिए उनके ध्वज पे भी बब्बर शेर है। और दूसरी बात सूर्य है, यानी कि सूरज। अब मैंने यहाँ पे इतना एम्फेसाइज इसलिए किया क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल साम्राज्य के ध्वज पर क्या बना हुआ था। अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बताइए चोल साम्राज्य में क्या बना था, चंद्रगुप्त मौर्य में क्या बना था। तो चोल साम्राज्य का जो राजकीय प्रतीक था वो भी बाघ हुआ करता था। मयूर में यानी कि अगर मैं बात करूं मौर्य वंश की तो उनका प्रतीक मोर हुआ करता था, तभी वो मौर्य वंश कहलाया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे मुगल अंपायर से भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो मुगल वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं यानी मुगल डायनेस्टी, तो लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन आरंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत के पश्चात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। और इसके लिए मैंने दिल्ली सल्तनत के पार्ट में आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस यानी सैयद वंश और लो यानी लोधी वंश। यानी आखिरी वंश जो लोधी वंश था वही कमजोर कड़ी निकला, जिसकी वजह से यहाँ पे किसकी नींव पड़ी, मुगल डायनेस्टी की या कहें कि मुगल अंपायर की। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल अंपायर आए। भारत में मुगल राज्य की स्थापना तो बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में, लेकिन जो बाबर ने तो युद्ध जीते, बाबर ने दिशा दिखाई, बाबर ने भारत में एंट्री ली, लेकिन बाद में जो सम्राट बने या और एक्सपेंशन किया तो उसके उत्तराधिकारियों में यानी कि उसके पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, यानी जो भी इसके सक्सेसर्स रहे उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया। जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में उत्तरोत्तर विकास हुआ। यहां तक तो मामला ठीक था, औरंगजेब के बाद पतन देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके समय में शक्ति नहीं बल्कि उनकी कमजोरियां सामने आ रही थी। अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन इंग्लिश ऑल्सो। After the Delhi Sultanate, the rule of the Mughal dynasty started in India, यानी भारत में मुगल अंपायर आ गया दिल्ली सल्तनत के बाद। बाबर established the Mughal state in India in 1526 AD. The Mughal empire grew in power and prosperity during the time of his successors हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि उनके सक्सेसर्स के समय में उनका राज्य का, उनकी जो भी स्टेट था उसका एक्सपेंशन हुआ। अब देखिएगा हम बात कर रहे थे कि बाबर ने नींव डाली, तो बाबर था कहाँ का, वर्तमान में यानी अगर मॉडर्न टाइम में बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारे प्यारे भारत के पास बॉर्डर किसका किसका है, पाकिस्तान का है,
अफगानिस्तान का है, और इसी के पास में आपका अफगानिस्तान से सटा हुआ है उज्बेकिस्तान। तो बाबर कहाँ से आया था? बाबर आया था आपके उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान से कौन आया? बाबर। क्यों? क्योंकि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, यानी शेख उमर मिर्जा भी उनको कहते हैं, उमर शेख मिर्जा भी कहते हैं, तो उन्हीं के पुत्र थे बाबर। ठीक है, तो बाबर काफी सक्षम था, इसीलिए 12 वर्ष की उम्र में ही उसको एक राज्य दिया गया, हम आपको अभी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पहला राज्य दिया गया था वो फरगना था। तो माना जाता है कि बाबर जो है वो कहाँ का शासक था? फरगना। फरगना एक वैली थी, यानी एक घाटी थी। घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच का जो स्लोप वाला एरिया होता है, यानी इस साइड भी बड़े पहाड़, इस साइड भी, बीच में प्लेन एरिया मिल गया ढाल में, तो वहां पे लोग रहते हैं। तो फरगना जो वैली थी यानी घाटी थी, वहां का शासक बनाया गया था किसको? बाबर को। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे बाबर के ही बारे में कि बाबर का साम्राज्य कब तक चला, या फिर बाबर ने कौन कौन से युद्ध जीते जो कि निर्णायक साबित हुए। बिल्कुल निर्णायक साबित हुए। तो यहाँ पे देखिएगा, बाबर का जो एंट्रेंस है भारत में, वो 1526 एडी से लेकर है कब तक? 1530 तक, यानी कि 1530 तक भारत में वो रहा, जो ड्यूरेशन है भारत में। ठीक, एंट्रेंस है 1526 में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में। मैंने अभी आपको बताया, उज्बेकिस्तान दिखाया भी। यह तैमूरलंग और चंगेज खां का वंशज था। अब तैमूरलंग जो है, आपने सुना होगा कि तैमूरलंग जब मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, तो 1398 एडी में जब तुगलक वंश के शासक कौन थे? तुगलक वंश के शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो उन्हीं के समय पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है जम्मू कश्मीर की तरफ से, और वहां से वो लोगों को जलाते हुए, इनके ऊपर आरोप है कि भारत में जब दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा, यानी दिल्ली की सल्तनत तक, तो 5.5 लाख लोगों को जिंदा जला चुका था। और उसके पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में चंगेज खान ने भी कुछ ऐसा ही किया था, और चंगेज खान जो है वो इनसे भी ज्यादा संख्या में जिंदा जलाने का लोगों का आरोप है। ठीक है, लोगों को जिंदा जलाने का। तो तैमूरलंग के भी ये वंशज हैं पिता की तरफ से, यानी अगर पिता की तरफ से देखें तो तैमूरलंग के 5वें वंशज माने जाते हैं, और चंगेज खां यानी माता की तरफ से देखें तो ये 11वें नंबर के वंशज माने जाते हैं, मंगोल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं मुगल मुगल कह रही थी, अब मंगोल क्या हो गया? मंगोल आपके चाइना के पीछे है। अब यहाँ पे मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक मैप आपके लिए बनाते हैं तो आपको क्लियर होगा कि ये मंगोलों का आक्रमण जो है भारत में आज से नहीं, बहुत पहले से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और के समय से पहले से ही मंगोलों की नजर हमेशा से भारत पे रही। तो ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे आपका चाइना है, चाइना के पीछे ही यहाँ पे मंगोल है, और यहाँ से रशिया का बॉर्डर, यानी ये पूरा जो यूएसएसआर वाला क्षेत्र था ये है। तो यहाँ पे मंगोल निवास करते थे। तो चंगेज खां के समय से ही मंगोलों का आक्रमण, उसके पहले से भी लगातार भारत में होता रहा कि भारत में किस तरीके से कब्जा कर लिया जाए, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए, क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई राजा रहा जिसने इनके आक्रमणों को विफल किया या पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब क्या होता है, बाबर जाके फाइनली भारत में पानीपत के युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे भारत में राज्य स्थापित होता है। तो मंगोल ही मुगल हैं आपके। ठीक है, वो नाम परिवर्तित होते होते समय के साथ क्या हो गया? मुगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन जो मुगल थे उन्हें तैमूरलंग का वंशज कहलाना तो अच्छा लगता था, यानी कि वो पिता की तरफ से तो अपने आप को उनका सक्सेसर मानना चाहते थे, लेकिन चंगेज खां की तरफ से नहीं मानना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा, अब आगे की कहानी किसकी? बाबर के ही बारे में हम पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि मुगल अंपायर की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पे देखिएगा, 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी का शासक का पद सौंप दिया गया था, यानी तुम संभालो फरगना। फिर क्या हुआ? 1496 ईस्वी में, यानी एक राज्य दिया गया था, और उसी के विद इन द 2 ईयर्स, यानी 2 साल के अंदर अंदर ही उसने उज्बेक शहर, यानी उज्बेकिस्तान का ही एक पॉपुलर शहर था समरकंद पर आक्रमण किया पहले, और 7 महीने के अंदर ही उसे जीत भी लिया। यानी कि कहीं ना कहीं बाबर के अंदर ये भावना आ गई थी कि उसे अपने राज्य का विस्तार करना है, उसे हर जगह सिर्फ बाबर का ही नाम हो, हर जगह सिर्फ बाबर का ही आधिपत्य हो। तो कुछ ऐसी ही कथा पे चला भी, यानी इसी रीति पर चला भी बाबर। तो यहाँ पे देखिएगा, सेम वही चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी है, सो देख लेते हैं। यहाँ पे
Babur was born in present day Uzbekistan in Central Asia. It was a descendant of Timur and Genghis Khan. In 1494, at the age of 12, he was assigned the position of the ruler of the Faragna Valley. उसे कौन सी पोजीशन दी गई थी? फरगना वैली के रूलर के रूप में. And in 1496 he attacked the Uzbek city. उसने उज्बेक सिटी कौन सी थी? समरकंद पे अटैक किया. And after 7 months conquered it. यानी 7 महीने के अंदर ही उसे जीत भी लिया. अब क्या होता है? अब बाबर ने धीरे धीरे अब काबुल कांधार कहाँ थे? दोनों आपके अफगानिस्तान में. अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे. यानी अब उधर फरगना, फिर समरकंद, फिर अफगानिस्तान की तरफ काबुल कांधार, फिर पाकिस्तान का मुल्तान, ये सारी चीजें जीतते हुए बाबर की नजर भारत पे पड़ी. और भारत तो शुरू से ही यानी स्टार्टिंग से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है. भारत में जो समृद्धि है, भारत में जो कल्चर है, भारत में जो हर चीज का ओरिजिन है, मूल है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता पूरे विश्व में. और भारत में सोने चांदी के ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए थे, ऐसे ऐसे खजाने थे जो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते. और यही कारण था भारत पे ज्यादा आक्रमण होने का भी, विदेशी आक्रमणों का. क्यों? क्योंकि हर कोई यहाँ से धन की लूटपाट करना चाहता था और यहाँ से जो भी वेल्थ वगैरह होती थी उससे अपने राज्य को जाके उसका विस्तार करने के उद्देश्य से भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे. तो इसी उद्देश्य से बाबर का भी आक्रमण हुआ. उसकी भी इच्छा हुई कि बाबर का जो राज्य है वो भारत में भी होना चाहिए. फिर धीरे धीरे उसकी नजर जब भारत पे पड़ी तो भारत में भी एंट्री ली. तो भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, लोधी डायनेस्टी थी. 1526 उधर लोधियों का राज्य था, यानी कि दिल्ली और आगरा की तरफ. और इधर अगर हम चित्तौड़, मेवाड़, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र देखें तो यहाँ पे राजपूत वंशों का राज्य था. ठीक है, तो राजपूत वंशों में आपके राणा कुंभा, राणा सांगा, आपके उदय सिंह, फिर राणा प्रताप, ये जो प्रमुख जो राजा रहे राजपूत वंशों में, इन लोगों का सामना होता रहा था. तो इधर लोधी थे और इधर मेवाड़, चित्तौड़ और आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में जो राजपूत वंश थे, तो यहाँ पे आपके राणा संग्राम सिंह थे. और इसी समय पर यानी 1500 के ही दौरान, 1526 के दौरान बाबर की एंट्री होती है भारत में. और इसी में हरियाणा में जो पानीपत है उसी में युद्ध होता है. सब क्यों? क्योंकि भारत का शासक कौन माना जा रहा था? लोधी वंश. यानी लोधी वंश का जो भी रूलर था वही शासक माना जा रहा था. तो युद्ध किससे हुआ? इब्राहिम लोधी से. तो देखिएगा यहाँ पे पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया. यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को. इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोधी की सेना के सामने बहुत छोटी थी. ये बात सही है कि इब्राहिम लोधी का पूरा साम्राज्य यहाँ पे चल रहा था, तो उसकी सेना जो थी वो बाबर की सेना से काफी बड़ी थी और बाबर सेना काफी छोटी थी. लेकिन बाबर की सेना स्किल्ड थी, यानी कि निपुण थी. और बाबर ने इन युद्धों में तोपों का भी प्रयोग किया था. यानी इब्राहिम लोधी की सेना बड़ी होने के बावजूद भी इब्राहिम लोधी हार गए. उसके दो प्रमुख कारण थे. एक तो उतने ज्यादा स्किल ना होना, दूसरी अपने द्वारा ही इनके लोगों का, यानी अपने ही लोगों द्वारा इनका विरोध किया जाना और इनके जो आपसी रिश्ते थे उसमें कोई भी संगठन ना होना. यानी कि आपस में जो डिस्प्यूट था वही सबसे बड़ा रीजन था इब्राहिम लोधी के हारने में. क्यों? क्योंकि इनको किसी का भी सपोर्ट प्राप्त नहीं था. ठीक है, बल्कि बाबर का सपोर्ट किया गया क्योंकि इब्राहिम लोधी से बन नहीं रही थी. आप देखिएगा यहाँ पे इसके बाद जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी की हार हुई. फिर इसी के साथ क्या हुआ? दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी. यानी कि मुगल डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है इसी युद्ध के द्वारा रखी गई. अब यहाँ पे देखिएगा दिस वॉर वॉज फॉट. अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है, यहाँ पे देखिएगा दिस वॉर वॉज फॉट ऑन 21 अप्रैल 1526 अकॉर्डिंग टू बाबरनामा. In this, Babar's army was very small in front of Ibrahim Lodhi's army, but due to lack of organization in the army, Ibrahim Lodhi lost this war to Babar. यानी बाबर से वो हार गया ये युद्ध. After this, इसके बाद the power of Delhi was taken over by Babar. जो दिल्ली की सत्ता थी वो बाबर के हाथ में आ गई and he laid the foundation of the Mughal dynasty in 1526 AD. और इसी के साथ बाबर ने नींव रख दी किसकी? अपने साम्राज्य की, यानी मुगल
अंपायर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटल कई बार पूछा जाता है। पानीपत का एक ही युद्ध नहीं है, पानीपत के 3 युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध आपके 1556 यानी कि 1556 में हुआ, तीसरा युद्ध आपके 1761 में हुआ। तो अभी जो हम मानते हैं कि पानीपत शायद सारे के सारे मुगल अंपायर में ही हुए, ऐसा नहीं है। दूसरा युद्ध भी मुगल अंपायर में हुआ, लेकिन आपके 1556 में जाके होता है, हुमायूं के समय में, ना कि बाबर के समय में। ठीक, हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जब बाबर ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो बाबर रुका नहीं। बाबर के लगातार अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, या जो भी उस समय के समकालीन राजा थे जिनके पास शक्तियां थी, उनसे युद्ध करके उनको अपने अधीन बनाने की पूरी कोशिश बाबर की रही। और इसी क्रम में बाबर का अगले ही वर्ष यानी कि 1527 में एक युद्ध होता है खानवा का। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। जो मेवाड़ के शासक थे, कौन? राणा सांगा। इनका वैसे ओरिजिनल नाम क्या था? राणा संग्राम सिंह। ठीक है, लेकिन इनको लोग कहते क्या थे? राणा सांगा। ठीक, तो राणा संग्राम सिंह से बाबर का युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय इनके अलावा अगर देखा जाए कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था तो राणा संग्राम सिंह। राजपूतों का जीतना तो इस युद्ध में निश्चित लग रहा था, बिल्कुल निश्चित था। पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए थे और इनके साथियों ने ही क्या किया, इनको उस युद्ध मैदान में रहने नहीं दिया। इन्हें उस युद्ध मैदान से, इनके प्राण की रक्षा करने के लिए इन्हें क्या किया, बाहर कर दिया युद्ध मैदान से। और यही कारण था कि जो आसान सी जीत लग रही थी वो उनके हाथों से निकल गई। और इसके एक वर्ष बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु भी हो गई। यानी राणा सांगा ने अधीनता तो नहीं स्वीकार की थी, लेकिन उनके सैनिकों द्वारा ही उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए, उन्हें बाहर करने की वजह से बाबर आसानी से ये युद्ध भी जीत गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। इट वॉज फॉट बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर द रूलर ऑफ मेवाड़ ऑन मार्च 1527। फिर द विक्ट्री ऑफ राजपूत सीम्ड सर्टेन, बिल्कुल निश्चित लग रही थी। बट ड्यूरिंग द बैटल, लेकिन युद्ध के दौरान क्या होता है, राणा सांगा हैड गॉट इंजर्ड, उनको चोट लग गई। एंड इन द वुंडेड कंडीशंस हिज कंपेनियंस थ्रू हिम आउट ऑफ द बैटल, यानी कि उन्होंने उनको युद्ध से बाहर कर दिया। एंड सीमिंगली इजी विक्ट्री, जो एकदम आसान सी जीत नजर आ रही थी, वेंट आउट ऑफ देयर हैंड्स, वो उनके हाथ से निकल गई। ईयर लेटर, और एक साल बाद ही राणा सांगा डाइड ऑन 30 जनवरी 1528, और इसी के एक साल बाद 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का क्रम रुकता नहीं है, तो जो राणा सांगा के ही कहा जाए सेनापति या बचे हुए जो नेतृत्व करने के लिए बचे थे, वो थे मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के साथ फिर इनका युद्ध हुआ चंदेरी का। किसका? बाबर का। और अगेन बाबर मेदिनी राय को भी हराकर इस युद्ध में पूरी तरीके से अविजित रहा, पूरी तरीके से विजित रहा, यानी कि कोई भी उसको नहीं हरा पाया। फिर अगला युद्ध होता है, जैसे 1526 से क्रम शुरू हुआ, 1527 में आपके राणा सांगा, फिर 1528 में मेदिनी राय, फिर 1529 में अब कौन बचा? अब बचे थे कुछ पहले के अफगान, जिनका शासन आपके बंगाल उड़ीसा साइड में चल रहा था। तो अफगान जो है, उनको तो नहीं पसंद आया कि कोई बाहरी व्यक्ति आए और दिल्ली की गद्दी पे राज करने लगे, क्योंकि जो पहले से थे वो अपने छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। लेकिन जो बाबर था, बाबर का ऐसी उसकी कहा जाए कि उसका जो विजन था कि वो पूरे इंडिया पे राज करना चाहिए, तो उसने पहले पश्चिम की तरफ, पहले तो दिल्ली आगरा, फिर पश्चिम की तरफ, फिर अफगानों से भी भिड़ा, तो अफगानों से भी लड़ाई हुई। युद्ध हुआ कब? 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में, घाघरा और गंडक नदी के पास में ये युद्ध हुआ था। इसे इसीलिए घाघरा का युद्ध कहते हैं। और इसमें फिर से बाबर की जीत होती है और अफगानों की हार। ठीक है, तो इस तरीके से बाबर फिर से, यानी कि इनविंसिबल, यानी कि कोई भी उसे हरा नहीं पाया। अब क्या होता है, यहाँ पे बात पहुंची 1529 में। 1530 में अगले साल उसकी, यानी नेक्स्ट ईयर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो फटाफट से देखिएगा वो जो ट्रिक होती है, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा बैटल किस ईयर में हुआ था। तो इसके लिए ट्रिक होती है आपकी, पानी पिया, खाना खाया, चला गया, घर गया, मर गया। ठीक है, ये ट्रिक होती है।
तो यहाँ पे सिलसिला 1526 एडी से स्टार्ट होता है, 1526 एडी, 1527 एडी, 1528 एडी, 1529 एडी और 1530 एडी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है, पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, चला गया यानी चंदेरी का युद्ध, और घर गया यानी घाघरा का युद्ध, मर गया यानी मृत्यु। तो यानी कि 1526 से लेकर 1530 तक ये पूरा का पूरा क्रम बाबर के बारे में आता है। बाबर के ही समय में गुरु नानक साहब भी थे। जब गुरु नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्हीं के समकालीन थे। उसी समय बाबर का आक्रमण और भारत में बाबर का साम्राज्य पूरी तरह से एक्सपेंड हो रहा था। तो बाबर के रहते ही बाबर की इच्छा थी कि बाबर ने जितने भी राज्य जीते हैं वो उसके, वैसे तो हुमायूं उसका बेटा था, बाकी उसके जो सौतेले या सगे जो भी भाई थे, जो माना जाता है कि 4 भाइयों में बाबर ने बांटने को कहा था कि जो भी साम्राज्य बाबर ने जीते हैं, भारत से लेकर पूरे अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान तक, वहां तक इन चारों भाइयों में बांट दिया जाए। तो हुमायूं सबसे बड़े थे, हुमायूं को पता था कि बाबर की इच्छा क्या है। हुमायूं ने धोखाधड़ी भी नहीं की, हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार ही क्या किया, अपने भाइयों में राज्यों को बांटा। बाबर की बहुत इच्छा थी कि काबुल में उसका मकबरा बनाया जाए। हालांकि पहले तो काबुल में नहीं बन पाया, पहले कहाँ बना, आगरा में, बाद में काबुल भी ट्रांसफर किया गया। हम आपको आगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, बाबर के टोटल 5 बच्चे थे। ठीक, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री। एक जो पुत्र था सबसे बड़ा, उसका क्या नाम था, हुमायूं। आपने सुना भी होगा, कई सारे ऐड भी आते हैं और बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे, है ना, हुमायूं का बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ऐसे एक ऐड भी आता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान, ये इसके 4 पुत्र थे बाबर के। और जो एक पुत्री थी वो थी गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं के बारे में जितनी भी कहानी हमें पता चलती है वो हमें पता चलती है हुमायूं नामा से। और ये हुमायूं नामा किसी और ने नहीं लिखी है, ये जो हुमायूं नामा है इन्हीं की बहन जो है गुलबदन बेगम, इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो हुमायूं के बारे में आपने सुना होगा, काफी निर्वासित और भटका हुआ जीवन जिया है हुमायूं ने। तो ये सारी की सारी कहानी बताता कौन है, इनकी बहन की ही पुस्तक है हुमायूं नामा। ठीक, अब देखिएगा, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं बना। ठीक है, 1508 से लेकर 1556 तक। लेकिन ये लगातार शासन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी इनके विरोधी जो थे वो इन पे हावी हो गए थे। अभी हम आपको बताएंगे। अब सेम चीज वही आपकी इंग्लिश में लिखी है कि बाबर हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे, 4 सन्स एंड 1 डॉटर, 4 बेटे और 1 पुत्री, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान और गुलबदन बेगम। और पहला जो मुगल सम्राट बना वो हुमायूं ही बने। ठीक, अब देखिएगा, जो राज्य का बंटवारा हुआ वो मैप के थ्रू कि किस तरीके से वो बंटवारा हुआ। तो ये है भारत में मुगल साम्राज्य। ठीक है, अभी धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। तो यहाँ पे दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा ये दोनों किसको दिया गया, हुमायूं को। बाकी अपने भाइयों को यहाँ पे देखिएगा लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, फिर दोबारा से जब आया, क्योंकि बीच में पूरी तरीके से शासन किसी और का रहा। अभी आपको बताएंगे, 1540 तक तो ठीक था, लेकिन 1540 तक भी नहीं मान सकते। 1540 तक ये मान सकते हैं कि किसी और का शासन नहीं था, लेकिन हुमायूं का जो शासन अगर सही से चला अगर, तो वो मान के चलिए 1536-37 के ही दौरान तक चला। उसके बाद हुमायूं का पूरी तरीके से जो विरोध कर रहे थे उन लोगों का आधिपत्य ज्यादा रहा। ठीक है, तो 2 हिस्सों में हुमायूं का शासनकाल बटा हुआ है, एक 1530 से 1540, फिर दोबारा से बीच में गायब रहे कितने साल तक, 15 साल, फिर 1555 से लेकर 1556, यानी मात्र 1 साल, वो भी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था। अभी हम आपको बताएंगे। फिर देखिएगा, बाबर की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, हुमायूं ने 1530 में जब उसकी मृत्यु हुई तो राजगद्दी संभाल ली और पिता की इच्छा अनुसार अस्करी को संभल, यानी अपने भाई अस्करी को संभल वाला क्षेत्र, हिंदाल को अलवर और कामरान को काबुल और कांधार दे दिया। तो संभल और अलवर तो हमारे ही देश में थे, अलवर आपके राजस्थान में, संभल आपके यूपी में। दिल्ली और आगरा किसने संभाला, हुमायूं ने खुद। फिर उसके बाद काबुल कांधार जो थे ये दोनों अफगानिस्तान में थे। तो काबुल कांधार किसको दिया था, यहाँ पे देखिएगा कामरान को। ठीक, तो कामरान को दिया, और हिंदाल और किसको, अस्करी को, संभल और
आपके अलवर दिया। अब इस तरीके से शासन चल रहा था और इधर हुमायूं की भी विजय पे विजय हो रही थी, यानी हुमायूं भी अपना राज्य का विस्तार कर रहा था, पाकिस्तान से लेकर पूरे बंगाल तक यानी पूर्व तक। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बाबर के ही समय में एक सेनापति था बाबर का, सूरी वंश का, शेरशाह सूरी। अभी उनके बारे में बताएंगे। पहले देख लेते हैं, वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी है, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पे देखिएगा, Humayun's rule lasted from 1530 to 1540 AD and then 1555 to 1556 AD on parts of Afghanistan, Pakistan and North India. After the death of Babur, Humayun took the throne of India. Humayun ने राजगद्दी संभाली on 29 December 1530 and gave the provinces of Kabul and Kandahar to Kamran, Sambhal to Askari and Alwar to Hindal, यानी अपने भाइयों को इस तरीके से दिया। तो काबुल कांधार से कई बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काबुल और कांधार, ये हम इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं क्यों, क्योंकि काबुल कांधार से रिलेटेड अभी आपको हुमायूं के जीवन में भी हम आपको ले चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जब हुमायूं का शासन होता है, मैंने आपको बताया कि 1536 तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद इसके दो प्रतिद्वंदी थे, यानी दो राइवल्स थे। जो दो राइवलरीज थी वो मेनली दो तरफ से थी। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हुमायूं का शासन कहाँ था, दिल्ली और आगरा में। तो बाबर के ही समय में शेरशाह सूरी ने क्या किया था, चलिए देख लेते हैं। शेरशाह सूरी था कौन, फिर हम आपको बताते हैं। ये भारत में जन्मे पठान थे, यानी ये बाहर से नहीं आए थे, क्योंकि अब बाबर कब का आया था, शेरशाह सूरी यहीं पर सूरवंश पहले से था। ठीक है, अफगान थे, अफगानों का शासन तो पहले से चल रहा था। लोधी वंश था पहला, अफगान डायनेस्टी ना, लोधी थी, जब मैंने आपको सल्तनत काल पढ़ाया था तभी बताया था। तो ये भारत में ही जन्मे थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक, शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया हुआ था। ठीक है, बाबर ने पदोन्नत कर, बाबर ने शेरशाह सूरी की काबिलियत पर उसे क्या दिया, प्रमोशन दिया, पदोन्नत किया और फिर उसे सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया, यानी कि एक राज्य भी दे दिया। फिर 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर था, तो क्या होता है, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित कर दिया। यानी कि अब जहां हुमायूं बिजी था कि चारों तरफ विजय विजय करनी है, वहीं पर शेरशाह सूरी ने क्या किया, अपना फायदा उठाया और फायदा उठाकर पूरी तरीके से बंगाल, जहां का गवर्नर नियुक्त किया था बाबर ने, उस पे सूर वंश की स्थापना कर दी, ना कि मुगल वंश का शासन चलने दिया। और अफगानों का भी, जो बाकी अफगान छोटे छोटे राज्य थे, उन सबका सपोर्ट भी प्राप्त था शेरशाह सूरी को। और इसी वजह से क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, इन सब के आसपास क्षेत्रों में शेरशाह सूरी की चलने लगी, किसकी बजाय, हुमायूं की। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी है, अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है, देखिएगा। ही वॉज एन इंडियन बॉर्न पठान, इंडिया में पैदा हुए पठान थे, हु डिफीटेड हुमायूं इन 1540 एंड एस्टैब्लिश्ड द सूरी एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। शेरशाह सूरी हैड फर्स्ट वर्कड एज अ सोल्जर फॉर बाबर, पहले सैनिक के तौर पे काम किया बाबर के लिए। बाबर प्रमोटेड हिम टू द रैंक ऑफ द कमांडर, उसे सेनापति बना दिया। एंड देन अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ द बिहार, फिर उसे गवर्नर बना दिया। इन 1537 व्हेन हुमायूं वाज ऑन अ डिस्टेंट कैंपेन, यानी वो किसी सुदूर अभियान पे था, शेरशाह सूरी एस्टैब्लिश्ड द सूरी डायनेस्टी बाय कैप्चरिंग बंगाल, यानी बंगाल पे कब्जा कर लिया और पूरी तरीके से अपना शासन कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर एक युद्ध होता है। ये युद्ध क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हुमायूं के जो जो प्रमुख राइवलरीज थी, वो दो जगह थी, एक आपके वेस्टर्न साइड में, एक आपके ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में बंगाल, बिहार में कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की वजह से परेशान, दिल्ली आगरा में लगातार इसकी नजर इस पे बनी हुई थी। दूसरे यहाँ पे बहादुर शाह, ठीक है, गुजरात के, तो शाह बहादुर भी कहते हैं, बहादुर शाह भी कहते हैं, तो शाह बहादुर का इस पे नजर। ठीक, तो अब जब इन दोनों से परेशान थे कौन, हुमायूं, तो इन्होंने सोचा पहले गुजरात पे अटैक करते हैं, गुजरात को अपने अधीन कर लेते हैं। तो जब तक ये 1537 के दौरान गुजरात में जाके शाह बहादुर को हरा कर वहां पे आधिपत्य कर रहे थे, तब तक शेरशाह सूरी, जो बंगाल पे कब्जा ऑलरेडी कर चुका था, उसने अफगानों की मदद से दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया। और ये हुमायूं जी क्या किए थे कि अपना सारी की सारी जो दल था, जो भी पूरा सैनिक बल था, पूरे सारे सोल्जर्स को, अपनी आर्मी को लेकर कहाँ चले गए थे, गुजरात। जब इनको खबर मिली कि आप इधर गुजरात में बैठे हैं, उधर दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया है,
तो हुमायूं वापस आते हैं और जो शाह बहादुर से राज्य उन्होंने छीना था गुजरात का, वो कहते हैं भैया तुम संभालो, तुम देखो, ठीक है, और मैं तो चला अपनी पहले दिल्ली संभालने। जब ये वापस लौटते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि शेरशाह सूरी से वापस राज्य ले लिया जाए, लेकिन ले नहीं पाते। और इसी क्रम में 1539 में एक युद्ध होता है बिहार में। कौन सा? चौसा का युद्ध। कब होता है? आपके 1539 में। और इसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत। लेकिन हुमायूं फिर सोचते हैं कि फिर से हम अपना राज्य कैसे दे दें, तो फिर कन्नौज में एक युद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो कन्नौज में युद्ध हुआ वो कब हुआ? आपके उसी के एक साल बाद, यानी कि 1540 एडी में, 1540 में, जिसे हम लोग बिलग्राम युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और अगेन इसमें फिर से शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं की हार। और इस हार ने तो हुमायूं को भारत में रहना दूभर कर दिया था। यानी कि शेरशाह की जो कोशिशें थी वो हुमायूं को जान से मारने की थी, यानी कि कहीं पे भी हुमायूं दिख जाए तो उसको मार दिया जाए। इसीलिए हुमायूं को फिर भारत तो छोड़ना ही पड़ा। धीरे धीरे वो पाकिस्तान, पहले राजस्थान, फिर पाकिस्तान सिंध क्षेत्र से होते हुए जो अपने भाई कामरान को काबुल कांधार दिया था अफगानिस्तान की तरफ, वहां तक गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने पूरी तरीके से इस दौरान शासन किया भारत में। मुगल अंपायर पूरी तरीके से गायब रहा। सूरवंश ने 1540 से लेकर 1555 तक राज्य किया। हालांकि 1555 में वापस से एक ईरान के शासक की मदद से हुमायूं वापस आता है। अभी हम इसकी कहानी बताएंगे। पहले शेरशाह सूरी से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बता दें, जहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? एक जीटी रोड आपने सुनी होगी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि 2400 किलोमीटर लंबी है, 2400 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? आपका जो बांग्लादेश है, इस समय बांग्लादेश का एक पॉपुलर कहा जाए प्लेस है आपका चिटगांव। तो बांग्लादेश उस समय तो बांग्लादेश तो था नहीं, वो तो भारत का ही पार्ट था, बंगाल ही था। ठीक, तो चिटगांव से लेकर पाकिस्तान, फिर उसके बाद भी अफगानिस्तान, काबुल तक 2400 किलोमीटर ये सड़क बनवाई थी, जिसपे हर एक किलोमीटर पे इन बनी हुई थी। इन क्या होती है? सराय, यानी कि लोगों के ठहरने का स्थान। साथ ही साथ वृक्ष भी लगे थे, जिससे कि लोगों को राह में काफी आसानी हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अब हुमायूं का क्या होता है। अब देखिए वही बात लिखी हुई आगे कि हुमायूं के साथ क्या हुआ। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद उसे निर्वासित होना पड़ा। निर्वासित होना पड़ा यानी कि भारत से जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अमरकोट आपके राजस्थान में था, तो अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। फिर बीच में एक संत थे, उनके यहाँ भी शरण ली, और उन्हीं जो संत की बेटी थी, है ना, उनसे उनका विवाह भी हुआ, हमीदा बानो से। ठीक है, हमीदा बानो से विवाह होता है। फिर अकबर का जन्म भी होता है, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और विवाह के बाद अकबर ने, और विवाह के बाद हुमायूं ने फिर वहां से प्रस्थान किया और अपने भाइयों के पास गया। कहाँ पे? काबुल कांधार। और उसके भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी पत्नी को तो शरण दे दी, उसके बेटे को शरण दे दी, लेकिन हुमायूं को शरण नहीं दी। इस तरीके से हुमायूं फिर पूरे मध्य एशिया में वेस्ट की तरफ भटकता रहा। फिर भटकते भटकते ईरान पहुंचता है। चलिए देखते हैं ईरान के शासक की मदद से क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, अंत में उसने ईरान के शासक तहमास्प के पास शरण ली थी। तहमास्प ने इनकी काफी हेल्प की और उसी की मदद से काबुल कांधार पे फिर से कामरान यानी अपने भाई को ही हरा दिया। किसने? हुमायूं ने। और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता, यानी कि हुमायूं की पावर फिर से बढ़ी धीरे धीरे। फिर क्या हुआ? उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर, क्योंकि शेरशाह सूरी की तोपखाने में आग लग जाने की वजह से 1540 में वो गद्दी पे बैठा। 1545 एडी में उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके जो सक्सेसर्स थे वो उतने ज्यादा पावरफुल या उतने सक्षम नहीं थे जितना कि शेरशाह सूरी। और इसी का फायदा उठाते हुए जब हुमायूं ने वापसी की तो शेरशाह सूरी के जो भी उत्तराधिकारी थे उन सबको हरा दिया और एक बार फिर से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 ईस्वी में दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। 1555 में किसी तरह मुश्किल से जाके राज्य मिला और 1556 में दीनपनाह, जो कि एक पुस्तकालय था यानी कि एक लाइब्रेरी थी, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी
डेथ हो गई। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो जिंदगी भर लुढ़कता रहा और एक दिन लुढ़क कर ही मर गया। तो ये आंसर होता है आपका हुमायूं। क्यों? क्योंकि आपने देखा हुमायूं का जीवन कैसा बीता, कभी कहीं 15 साल तक भटकता रहा और फिर अंत में जब उसे वापस शासन मिला भी तो एक दिन वो सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार यहाँ से पूछा जाता है। अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। यहाँ पे आफ्टर दिस ही हैड टू बी एक्साइल्ड, उसे निर्वासित होना पड़ा। ही स्पेंड सम टाइम इन एक्साइल इन काबुल, थोड़े समय उसने काबुल, सिंध, अमरकोट एंड फाइनली टुक रिफ्यूज विद द रूलर ऑफ ईरान तहमस से। तहमस से क्या शरण ली थी। फिर क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ ईरान ही कॉन्कर्ड द रीजन्स ऑफ द सेंट्रल एशिया इन काबुल एंड कांधार। ही वंस अगेन कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा आफ्टर डिफीटिंग शेरशाह, यानी शेरशाह के जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी अधिकारी थे, उनको हराया। कब? 1555 एडी में। इन 1556 एडी ही डाइड इन दिल्ली, उसकी डेथ हो गई आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम दी स्टेप्स ऑफ दी दीन पनाह बिल्डिंग। दीन पनाह बिल्डिंग क्या थी? वही पुस्तकालय। अब क्या होता है? अकबर का जन्म। अब अकबर के जन्म की कहानी से शुरू होता है मुगल अंपायर का एक दूसरा सेशन। ठीक है, तो अकबर के बारे में पढ़ना आपने सुना होगा बचपन से कि अकबर ने बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए कहीं कहीं आपको दिखेगा अकबर महान करके या फिर द ग्रेट अकबर, इस तरीके से। तो अकबर के बारे में भी अगर हम आज ही कवर करेंगे तो ये सेशन काफी आपका लंबा हो जाएगा। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे इन आवर पार्ट 1B। इट मीन्स द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ, या कहें कि पहले पार्ट का जो सेकेंड पार्ट है यानी बी पार्ट, उस पे हम डिस्कस करेंगे अकबर से लेकर। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारा का सारा मुगल अंपायर थ्योरेटिकल पार्ट उसी में कवर कर ले और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जब भी आप नेक्स्ट सेशन देखें तो उसके पहले ये पहला सेशन जरूर देखें। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।